राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत की राजधानी दिल्ली में कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई। भारत की राजधानी दिल्ली में कानून का शासन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को लगातार गुमराह कर संगठित अपराध करने का कार्य करते रहे हैं और समाज की नज़र में और कानून की नज़र में अपने को बड़े होने का न सिर्फ दावा करते बल्कि समाज सेवी होने का, धार्मिक होने का स्वांग भी रचते हैं। वो इतने सातिर हैं, इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से, संगठित ढंग से अपराध करते हैं कि आम लोग के आंखों पर वे पट्टी बांधने में सफल हो जाते। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने पीछे जिक्र किया था कि भारत की राजधानी दिल्ली में 30 गैंग सक्रिय था, जिसमें से 28 गैंगों का पता लगाने में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव सफल रहे। दिल्ली पुलिस लगातार बेहतर काम कर रही है और अपराध नियंत्रण की दिशा में काफ़ी सजग रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हत्या जैसे संगीन अपराध घटे और दिल्ली पुलिस दंगा पर नियंत्रण पाने में सफल रहा। दिल्ली पुलिस कोरोना काल में सक्रिय रहा और दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। लेकिन समाज में छुपे हुए कुछ ऐसे लोग जो कानून के साथ सुनियोजित ढंग से खिलवाड़ करते हैं, वे न सिर्फ कानून के लिए घातक हैं, न सिर्फ समाज के लिए घातक हैं, ऐसे तत्व राष्ट्र के लिए भी घातक होते हैं। और ऐसे लोगों को समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, कानून के सामने लाने का काम राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम प्रारंभ से करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आज हम जिस बात का खुलासा कर रहे हैं, अगर आप इसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जो किस प्रकार से एक घोषित अपराधी का बेटा किस प्रकार से कानून और समाज को गुमराह करने का लगातार काम करता रहा है और एक संगठित सिंडिकेट तैयार कर जिसमें सभी तरह के वे लोग उसने शामिल कर रखे हैं, जिसका वह बड़े ही सुनियोजित ढंग से उपयोग करता है अपने बचाव के लिए, कानून को गुमराह करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए और जबरन प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से लेकर अपने अवैध धंधे के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपके सामने एक ऐसी तस्वीर लेकर के आ रहे हैं जो समाज के लिए नासूर बन चुके तत्वों से जुड़ा हुआ मसला है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली उच्च न्यायालय तक को गुमराह करने का काम यह तत्व कर रहा है और माननीय उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है, जब दिल्ली उच्च न्यायालय को इस बात का पता चला और विरोधी
वकील ने ये बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया कि किस प्रकार से न्यायालय के साथ, वो भी लोअर कोर्ट नहीं, वो भी जिला कोर्ट नहीं, वो दिल्ली का उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस को गुमराह करना कितना बड़ा अपराध है, कितना संगीन जुर्म है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जो कानून के पक्षधर हैं, जो कानून को जानते हैं, जो कानून के रक्षक हैं, वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस को यह संगठित अपराध कर्मी गुमराह कर सकता है अपनी स्वार्थ के लिए, तो आप खुद यह सोचें कि वह समाज के और प्रांत के लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता होगा और कानून को वो क्या समझता होगा। जिसे न्यायालय का डर नहीं है, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय को गुमराह करने में, उसके साथ फ्रॉड करने में डर नहीं लगता, वह कितना शातिर हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम जब इस संदर्भ में बातचीत कर रहा था तो लोगों ने जो बताया है वह सुनकर वह दंग रह गया। किसी ने उसे उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराध कर्मी विकास दुबे के नाम से संबोधित किया, तो किसी ने उसे राम रहीम कहकर बताया कि यह राम रहीम से भी ज़्यादा खतरनाक है। किसी ने इसे विकास दुबे कहा, किसी ने इसे उस लेवल का अपराधी बताया जो दुनिया की नज़र में अच्छे बनने का सिर्फ स्वांग करता है और अपने परिवार के लोगों को भी पीड़ित करता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम इन सभी चीज़ों का खुलासा करेंगे, क्योंकि यह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि यह प्राचीन सूर्य मंदिर, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अधीन चलने वाले विभिन्न संस्थानों, यहाँ तक कि महिला सिलाई केंद्र तक पर भी कब्जा करने में पीछे नहीं रहा है। और जब श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान अपने टीम के साथ उस सिलाई केंद्र को देखने के लिए गए तो उसने सरेआम उन्हें धमकाने का काम किया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि इस प्रकार के तत्वों का मनोबल भारत की राजधानी दिल्ली में कितना बढ़ चुका है, क्यों बढ़ा, इसके पीछे क्या कारण है, इसे कहां कहां से सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट किस प्रकार से मिल रही है, इन सभी बातों का खुलासा हम करेंगे, आपको बताएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से लौटकर हम करेंगे बड़े गंभीर मसले पर बात और करेंगे खुलासा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे जो कि किस प्रकार से दिल्ली में सक्रिय रहे 28 गैंगों को
पहचान करके कार्रवाई करने का काम दिल्ली पुलिस कर चुकी है। और हम अभी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ब्रेक से पहले हमने जिसका जिक्र किया है, यह दिल्ली का 29वां गैंग हो सकता है। 30 में से यह 29वां गैंग हो, क्योंकि जो बातें अब तक राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम के सामने में लोगों ने रखी है और बताई है, वह बड़े ही चौंकाने वाले ही नहीं, काफ़ी संगीन है। और इस प्रकार से संगठित रूप से अपराध को अंजाम देकर काले धन एकत्र कर न सिर्फ कानून को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, बल्कि लोगों को डराने, धमकाने और उनसे उगाही करने तक का भी काम किया जा रहा है। और वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां दिल्ली की पुलिस इतनी सक्रिय है, रात दिन मेहनत कर रही है। और अभी पुलिस सप्ताह चल रहा है। यह गैंग आज से नहीं, कई वर्षों से दिल्ली में सक्रिय है और ख़ास करके पश्चिम जिला में यह काफ़ी सक्रिय रहा है। पश्चिम जिला के रमेश नगर क्षेत्र में, जो अभी पंजाबी बाग एसीपी के अधीन और कीर्तिनगर थाना के अधीन है, यहाँ यह गैंग काफ़ी सक्रिय रहा है और यह भूमि पर कब्जा बड़े ही सुनियोजित ढंग से करता है, करवाता है। और इसके लिए वह न सिर्फ महिलाओं का उपयोग करता, बल्कि बदमाशों का भी उपयोग करता है। प्राण घातक हमले की धमकी देना, जान से मारने की धमकी दिलवाना, डराना, धमकाना इसका मुख्य काम है। लोगों में अपनी रौब बनाने के लिए, अपनी धौस बनाने के लिए, या अपने शरीर को काफ़ी हट्ठा कट्ठा बना करके रखता है। जिम में से अपना लाइव दिखाता है लोगों को, ताकि लोगों में उसके हाव भाव का दहशत कायम हो। वह अपने गैंग के साथ किसी भी प्रॉपर्टी पर पहुंच जाता है और वहां के अध्यक्ष को, उस कमेटी के सदस्य को खुलेआम धमकाने का काम करता है और सार्वजनिक रूप से कहता है, जो कि उसकी पहुंच इतनी है कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अपनी पहुंच का न सिर्फ ढिंढोरा पीटता है, बल्कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय जज को गुमराह करने का भी काम करता है, फ्रॉड करने का भी काम करता है। इस बात का भी खुलासा अभी अभी हुआ है और इसकी ऑर्डर आप देख सकते हैं, जो किस प्रकार से दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ इसने फ्रॉड किया और माननीय जज को गुमराह करने का काम किया। जब दूसरे पक्ष के एडवोकेट ने माननीय जज के सामने सारी सच्चाई रखी, जो किस प्रकार से उसने न्यायालय को गुमराह करने का काम किया है, न्यायालय के साथ फ्रॉड करने का काम किया है, तो माननीय जज ने फिर 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी थे। योगी रामनाथ शास्त्री जी रावलपिंडी
में श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय 1914 में शुरू किया था और देशभक्त थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। शिक्षा के विकास के लिए, संस्कृत के विकास के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया। देश की आज़ादी के बाद रावलपिंडी से वे दिल्ली आए और दिल्ली के रमेश नगर स्थित बंदरवाली खोई में उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। बात बसई दारापुर के चौधरियों के समक्ष रखा। बसई दारापुर जो अभी मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र और मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के जमींदारों ने स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री की भावना को और देश प्रेम को देखते हुए बसई दारापुर की यह जमीन जो प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर के बगल में था, उन्हें दान में दे दिया, जहां उन्होंने संस्कृत कॉलेज जो रावलपिंडी में चलती थी, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के नाम से उसकी शुरुआत उन्होंने की। 1955 से लगातार यह संस्कृत महाविद्यालय यहाँ चल रहा है। प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर यहीं इसके बगल में है। इसी मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में शहीद स्मारक है। जिस शहीद स्मारक के पास एक घड़ा है, जिस घड़े में संपूर्ण हिंदुस्तान में जहां देश के वीर बलिदानियों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए लहू बहाया, वहां की पवित्र मिट्टी एक घड़े में रखी हुई है। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर देश के वीर बलिदानियों के वंशज इस शहीद स्मारक पर एकत्र होते हैं और स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री को जहां याद करते, वहीं भारत की सरकार से यह मांग करते हैं कि देश के वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो यह कितना ऐतिहासिक स्थल है, यह कितना प्राचीन स्थल है। इसी संस्कृत महाविद्यालय के बगल में इसी श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अधीन महिला सिलाई केंद्र भी चलता रहा, जहां से इस क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई की शिक्षा देने का काम किया जाता रहा। और पिछले कुछ वर्षों से इसी माफिया तत्वों द्वारा इस संस्था को इतना परेशान किया गया है, इस प्रकार से उसे पीड़ित किया गया कि यह संस्था इस प्रकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर होती चली गई कि सिलाई केंद्र बंद हो गया और उसके भवन जर्जर हो गए। अब उस जगह पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान दिनेश तंवर और उनके अन्य सदस्यों को धमकी दी जा रही है, जो इस तरह देखा भी तो परिणाम बुरे होंगे। इस बातों की शिकायत ऊपर से लेकर नीचे तक श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान श्री दिनेश तंवर ने की है। श्री दिनेश तंवर ने साफ शब्दों में कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी द्वारा स्थापित इस संस्था को अब इन माफियाओं से डरकर छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात
ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बता दें कि मामला ऊपर तक पहुंच चुकी है और विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पश्चिम जिला के DCP, पंजाब विभाग के ACP और कीर्तिनगर थाना के SHO से आग्रह करेंगे कि आप सिर्फ सत्य की जांच करें और सत्य के लिए आप काम करें और जो सत्य हो उसे सामने लेकर के आए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संगठित अपराधियों का गिरोह है जो न सिर्फ इस संस्था की जमीन को हड़पने का काम कर रहा है, बल्कि यह कई निर्दोष लोगों के साथ अत्याचार और शोषण का काम भी लगातार करता चला आ रहा है, जिसके अनेकों प्रमाण हैं जो श्री शिवनाथ योगाश्रम उनके सामने लेकर आने को तैयार है। जो तत्व दिल्ली के उच्च न्यायालय के साथ फ्रॉड कर सकता है, माननीय जज को गुमराह कर सकता है, जो खुलेआम धमकी दे सकता है, खुलेआम जमीन पे कब्जा कर सकता है, न जाने क्या क्या उसने कर रखा है और जो बातें लगातार लोगों द्वारा बताई जा रही है, कई लिखित में जो शिकायतें अब तक राष्ट्र सर्वप्रथम टीम के पास पहुंच चुकी है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार का संगठित अपराध कैसे चलता रहा और यह अपराधी अब तक खुलेआम आजाद कैसे घूम रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं और हम जल्द ही आपको बताएंगे जो किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में एक सिंडिकेट बनाकर अपराध लगातार किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। सड़क अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई रजौरी गार्डन थाने के बीट स्टाफ व डिवीजन अधिकारियों की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रघुवीर नगर के पास एक संदिग्ध से 10 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा है। पुलिस के अनुसार डीसीपी वेस्ट द्वारा सुझाई गई रणनीति के तहत पेट्रोलिंग टीमों की पूरी निगरानी रजौरी गार्डन SHO अनिल कुमार शर्मा की सीधी निगरानी और रजौरी गार्डन ACP संजय शर्मा की समग्र निगरानी में होती है। सूत्रों के अनुसार 25 फरवरी को SI दीपक शर्मा के साथ ASI सुभाष, कांस्टेबल राकेश और कांस्टेबल राम भरोसे 907 नंबर W सड़क पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब पेट्रोलिंग टीम MCD स्कूल 12.5 गज TC कैंप रघुवीर नगर के पास पहुंची तो एक संदिग्ध को पॉलिथीन बैग ले जाते हुए देखा गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर उसने भागने की कोशिश की। काफी देर तक पीछा करने के बाद बीट स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और वह अपने भागने के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुल 10.350 किलो गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी का नाम कलीम खान बताया जा रहा है। तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इससे बिहार में
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को एक गणे मार्ग स्थित संकल्प में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान राज्य में एथेनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना, बंद चीनी मिलों की पुनर्स्थापना, नए चीनी मिलों एवं अन्य संभावित उद्योगों की स्थापना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेश आएंगे, इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने हेतु सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स खाद्य सुरक्षा एवं धान अधिप्राप्ति की प्रगति तथा उपलब्धि के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीतामढ़ी के जिला अधिकारी ने डीआरसीसी में मेगा ऋण वितरण शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के द्वारा 2882 लोगों के बीच लगभग 44 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। किशनगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं समेकित बाल विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। गया के जिला अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने कोच प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पंचायतों में जनउपयोगी योजनाओं का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यस्थलों, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। आज बिहार के पटना में हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय विधि और न्याय व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई जज भी मौजूद थे। कार्यक्रम के संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के विस्तारित निर्माण की कुल लागत के बारे में भी बताया। जो पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन बनाने का निर्णय हुआ और इस कार्यक्रम का शिलान्यास 4 फरवरी 2014 को हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मुझको आने का मौका मिला था। और आज जब ये भवन निर्मित हो गया है, आज उसका उद्घाटन हो गया है, उस अवसर पर भी मुझको शामिल होने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और पहले तो हम लोगों ने जो सोचा था उस समय जो 2014 में हुआ, तो हम लोग तो सोच रहे थे कि 100 साल पूरा होगा। 2016 में तो उस समय ही बन जाएगा, लेकिन कई प्रकार की बातें आती रही। दिन भर अगर काम हो तो फिर जुडिशियरी को समस्या थी, तो कई तरह की ऐसी बातें। और हमारे जितने यहाँ के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशगण सब देखते रहे इन सब चीजों को और इसके बारे में बहुत सारी चीजों का इसमें सुधार करवाया। और उसके चलते जो भी लगा, हालांकि अगर ये जो कोरोना का दौर नहीं होता पिछले वर्ष, तो ये पिछले ही वर्ष इसका विधिवत उद्घाटन हो गया होता, लेकिन आज ही हुआ है। और अभी तो बताया गया है सब लोगों ने यहाँ के बारे में, और इसको पुराने भवन के अनुरूप बनाया गया है, विस्तारित भवन को भी। और इस काम का, इस परियोजना का पूरी लागत हुई है 203 करोड़ 94 लाख रुपया। और शताब्दी भवन के 2 खंड जिसमें 5 तल हैं, और शताब्दी भवन के दोनों खंड नए पुराने भवन कनेक्टिंग ब्रिज से जुड़े हुए। और आप सब लोगों ने इसके पहले भी बता दिया
कि इसमें न्यायालय कक्षों की संख्या 43, माननीय न्यायाधीशों की कक्षों की संख्या 57, उच्च न्यायालय में बैठकों के लिए 6 कमेटी रूम, 90 व्यक्तियों के बैठने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण किया गया है। माननीय न्यायाधीशों के लिए एक लाउंज और पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है। और जो नवनिर्मित शताब्दी भवन है, इसमें 129 गाड़ियों के पार्किंग की भी व्यवस्था की गई।